हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। कल आपको कुछ टॉपिक्स कराए थे, आप लोगों ने उनको रिवाइज कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। धीरे धीरे करके चैप्टर आगे बढ़ रहा है, सिलेबस आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। कोई प्रॉब्लम है उसको पूछते रहिए, जो प्रॉब्लम जिसने पूछी है उसका जब मैं जवाब जरूर दूंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम, या कह सकते हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इस टॉपिक की हम बात करते हैं। देखिए, किसी विशेष आकृति का हमें टॉपिक का तार नहीं लेना है। हमने एक तार लिया है जो अनंत लंबाई का है, किसी भी शेप का हो सकता है। इसके अंदर धारा नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ बह रही है। अब क्या है कि हमने इसमें एक छोटा सा अल्पांश CD लिया, जिसकी लंबाई हमने DL ली। एक पॉइंट हमने इसके राइट साइड लिया, P पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमने लिया इसके लेफ्ट साइड, P डैश। हमेशा ध्यान रखिए, जो नियम हमारा है राइट हैंड रूल, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पॉइंट है, मान लो इस अल्पांश को इससे मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी हमारी R है। ये इसके साथ थीटा कोण बनाता है। तो ध्यान रखिए, तार में धारा जा रही है, जिस दिशा में जा रही है उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड भले कोण बन रहा हो, लेकिन डायरेक्शन एक ही होगी। अगर हम इस तरह से देखें तो धारा ऊपर की तरफ जा रही है और इसमें धक्का देने की दिशा में है, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्रॉस से होगा। उसको DB से दिखाएंगे। DB से क्यों दिखा रहे हैं? DB से दिखाने का कारण ये है क्योंकि इस तार की पूरी की लंबाई हमें पता नहीं है। हमने इसका एक छोटा सा खंड लिया है। इसी तरीके से जब हम इसको मिलाते हैं यहाँ पर, और इसमें ये लेफ्ट साइड आ जाता है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो इसलिए इसको हम डॉट द्वारा प्रदर्शित करेंगे, लिखेंगे DB। इस नियम के अनुसार पहला पॉइंट जो हम देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र देखिए किस किस बातों पर डिपेंड करता है। तार में धारा का मान जितना ज्यादा होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे हम कैसे कह सकते हैं कि आवेश जितना ज्यादा होगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। इसी तरीके से धारा जितनी ज्यादा होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? पहला पॉइंट हम कहेंगे कि DB समानुपाती I, धारा के समानुपाती होगा। सेकंड पॉइंट हम कहते हैं इसके अंदर कि धारा चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, उतना ही उसका फैलाव ज्यादा होगा। तो लंबाई कम होगी, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, लंबाई ज्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इसका मतलब है कि जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि E बराबर 1/4πε0 Q/r² आता है। इसके अंदर बटे में r² है। जिस तरीके से वैद्युत क्षेत्र धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, उसी तरीके से हम देखते हैं DB व्युत्क्रमानुपाती r²। तो इस नियम को हम कहते हैं धारा के वर्ग का व्युत्क्रम नियम। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि चौथा पॉइंट, इसमें आप ध्यान दीजिए
कि जो रूल अप्लाई होता है उसमें उंगलियों के और इसके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। साइन का मान 90 पर अधिकतम होता है और 0 पर न्यूनतम होता है। जैसे जैसे पॉइंट तार की तरफ पहुंचेगा वैसे वैसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा, क्योंकि जब ये पॉइंट फाइनली इस तार के ऊपर आएगा और जिस तार में धारा जा रही है ठीक उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि dV समानुपाती साइन थीटा, क्योंकि कोण बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, लेकिन कहां तक बढ़ेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से लेकर के 90 तक बढ़ती है, फिर 90 से 180 की तरफ दोबारा से वैल्यू कम होना स्टार्ट होती है, इसलिए dV समानुपाती साइन थीटा। तो उपरोक्त क्या कहते हैं, उपरोक्त से सबको इकट्ठा करिए, dB समानुपाती I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब जैसे हमने विद्युत के अंदर कांस्टेंट लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसी तरीके से इसमें भी एक नियतांक लेते हैं μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहां μ0 क्या है, μ0 है निर्वात की चुंबकीय शीलता, जिसका मान होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। वहां पर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका मान होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर हम जो लेते हैं वो चुंबक से संबंधित नियतांक लेते हैं, μ0 हम इसके अंदर लेके चलते हैं। अब इसमें ये आप लोग नोट करें इसके अंदर, और इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, इस नियम को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम को ही हम बायो तथा सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब बात यह आती है कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मैं भी आपको बताता हूं। देखिए इसके अंदर नोट कर लिए होंगे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, जिसे हम T से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों के या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये तीनों के तीनों मात्रक SI पद्धति में है। और CGS में मात्रक होता है गॉस, और 1 गॉस जो है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत छोटा सा मात्रक है टेस्ला, इससे आप ज्ञात कर सकते हैं मान। करिए नोटिस। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, μ0 तथा ε0 में संबंध आप देखें तो क्या होगा, 1/4 पाई ε0 बराबर 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये मात्रक होता है। और अभी क्या लिखा, μ0/4 पाई क्या मात्रक होगा, ये μ0 का मान हुआ 4 पाई 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति
एम्पियर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इसको उल्टा कर रखें, 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 गुणा 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इन दोनों की करते हैं गुणा। तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा म्यू 0 बराबर क्या हुआ, 1/9 × 10⁻⁹ गुणा 4 पाई 10⁻⁷। अब ये क्या कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एप्सिलॉन 0 म्यू 0। तो 10⁻9 गुणा 10⁻16। 16 आने के बाद में कितना होगा, 1/3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। वैसे तो हमें ये पता है कि ये जो मान होता है ये आपका प्रकाश की चाल का होता है, लेकिन क्यों होता है इसका रीजन भी आपके पास होना चाहिए कि हम यहाँ देखें कि इन दोनों के मात्रकों की, इन दोनों की गुणा हुई है, तो मात्रक क्या होने चाहिए, देखें इनके एप्सिलॉन 0 म्यू 0। एप्सिलॉन 0 का मात्रक आपका आया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब देखो यार, न्यूटन से न्यूटन कट गया। कूलम का मतलब कितना हुआ, कूलम का मतलब हो गया एम्पियर स्क्वायर गुणा सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। ये सी का मात्रक मैंने कूलम का मात्रक क्यों लिखा, क्योंकि क्यू इक्वल टू होता है आई आई का मात्रक होता है एम्पियर, टी का मात्रक होता है सेकंड। तो एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कट गया, क्या बचा सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं 1/मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर जो वैल्यू आई बटे में वो मीटर प्रति सेकंड आई, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 म्यू 0 बराबर 1/c स्क्वायर, जहां c वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का। इस तरीके से ये हमने एक फॉर्मूला नोट कर लिया कि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मान 1/c स्क्वायर होता है, जो प्रकाश की चाल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है या उल्टा होता है। तो इस तरीके से हमारे आज के 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, कोई हमें बहुत ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। जो समस्याएं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप करेंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको वर्क मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा आप करिए, मेरा साथ निभाइए। कोई समस्या आती है मुझसे पूछिए, मैं आपका समस्या का समाधान करूंगा। और लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो दोबारा बटन को ना दबाएं, और नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और साथ में लाइक करें और उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनको इसका फायदा नहीं हो रहा है। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।